मतलब टेबल वाइवा जो होता है लॉन्ग केस में, सॉरी एफसीपीएस में, एमसीपीएस में, या इवन जो एमएस में, किसी भी जो इसमें होता है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है? Sir, basically they go through all systems और almost पूरी किताब ही होती है, कुछ भी नहीं छोड़ते। नहीं, लेकिन उस पैटर्न, उसका एक पैटर्न होता है। देखिए उसके अंदर आप ये, मैं आपको पहले उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो ये है कि बेसिकली कुछ यूनिट्स ऐसे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं, जो जरूर उन्होंने पूछनी ही पूछनी है। उनके अंदर सबसे पहले एक ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट, एक पीडियाट्रिक पेशेंट, एक एल्डरली पेशेंट, एक दो या मतलब दो से ज्यादा हो सकती हैं, दो जरूर होंगी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि बेसिकली क्रिटिकल इंसिडेंस। ठीक है, वो किसी क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन बना हुआ होगा या वो आइसोलेटेड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना, आईसीयू से रिलेटेड कम से कम आप लोगों को एक टॉपिक जरूर होगा। पेन से रिलेटेड, पेन या रीजनल एनेस्थीसिया से एटलीस्ट एक या दो भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, जो बेसिक साइंसेज है, अप्लाइड बेसिक साइंसेज में आपकी मॉनिटरिंग आती है, इक्विपमेंट आता है, कोई फिजियोलॉजी की चीज़ हो सकती है, फार्माकोलॉजी की चीज़ हो सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना एफसीपीएस में आमतौर पे रीसेंट एडवांसमेंट में से जरूर आता है। एमसीपीएस में मैंने जो आईसीयू बोला ना, एमसीपीएस में आईसीयू का एक क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन एफसीपीएस में दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन आईसीयू से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए आप अपने दिमाग को उसी तरीके से फोकस करें कि आप उसी तरीके से करें। ठीक है, फिर उसमें बाकी जो चीजें रह गई हैं उनके अंदर न्यूरो या ट्रॉमा, मतलब बेसिकली न्यूरो सेपरेटली या एज ट्रॉमा, ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसमें ब्लड और जो हिमेटोलॉजिकल सिस्टम है या होम्योस्टैटिक सिस्टम है, जिसके अंदर आपकी जो किडनीज का फंक्शन है, लिवर का फंक्शन है या ब्लड का, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब ये हो सकता है कि किसी दूसरे सिनेरियो के अंदर वो उसके अंदर वो इन्वॉल्व करके दे दे। ठीक है, तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर मेरा आपको यही मशवरा है कि जो आपको वो डाटा दें उसके मुतालिक पहले आप बता दें। यानी कि उसमें जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा उसके अंदर कोई एक किसी की एज के बारे में बताएंगे। ठीक है, किसी की एज होगी, कोई वो ओल्ड एज होगा तो आपके दिमाग में ओल्ड एज का कंसर्न आ जाने चाहिए। अगर वो यंग एज है या बच्चा है तो उससे रिलेटेड आ जाना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो आपने उसकी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कुछ बातें आपने बता देनी है, कुछ बातें आपने उसकी मेडिकल डिजीज में बतानी है। और मेडिकल डिजीज को भी आगे डिवाइड कर लें कि मेडिकल डिजीज इटसेल्फ, मेडिकल डिजीज की मैनिफेस्टेशंस, और मेडिकल डिजीज की मैनिफेस्टेशन की वजह से एनेस्थीसिया मैनेजमेंट। इसके अंदर वो चीजें कि जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड नहीं है उनको प्लीज समरी में बताने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समरी के अंदर टू द पॉइंट एक या दो बातें, जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस है तो आपने बताना है कि ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर जो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर अगेंस्ट पोस्ट सिनैप्टिक जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और उनकी वजह से जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स ही नहीं होते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके रिलेशन किस तरह होता है? बल्बर वीकनेस की सूरत में, एस्पिरेशन रिस्क की सूरत में, रिस्पायरेटरी मसल की सूरत में, और ऑल्टर्ड जो है ना ड्रग्स रिस्पॉन्स की सूरत में। ये आपका मायस्थीनिया ग्रेविस का आंसर ये है। और अब आपने उसके बाद अब आपने उसकी जो है ना जो सर्जरी रिलेटेड कुछ बातें, सर्जरी रिलेटेड में क्या क्या बातें बतानी है या क्या क्या बातें को आपने फोकस करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो ये है, और उसके बाद अब आपने जब तरतीब से बताएंगे ना चीजें तो वो फिर आपके लिए वो चीजों को सॉल्व करना ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चीज। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से फोकस करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कि जो अगर उन्होंने आपसे मैनेजमेंट पूछा है तो भी आप उसमें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, उसके अंदर आप ऐसे बोलें कि आई विल टेक हिस्ट्री, ये नहीं जुमला सही। ठीक है, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं। आप इसके लिए समराइज करके करें कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वी विल चॉक आउट अ प्लान।
तो इसके अंदर पॉसिबल हिस्ट्री ये हो सकती है, पॉसिबल हिस्ट्री एग्जामिनेशन के अंदर पॉसिबल ये फाइंडिंग्स हो सकती हैं अगर ऐसा सिनेरियो हो कोई। और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम ये देख लें या उसके लिए एंटिसिपेट करके हम प्लान कर लें। ये आपकी को मैं आपको बता रहा हूँ ये उसका ना। और जब वो एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट वो इसी तरह ही जो एवेल्युएशन करके या तो ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी या उसको करवाना होगा। अगर करवाना होगा तो उसके बाद अगला स्टेप में आ जाएगा कि आपने बताना है कि इस पेशेंट आपको डाटा जो मिला है उसके अंदर आप देख लेंगे पॉसिबल क्या क्या कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो कोई उसके अंदर प्रोमिनेंट चीज है तो आप बता दें कि अगर डायबिटीज उसने बोला हुआ है तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि डायबिटीज इज अ विंडो ऑफ डिजीज, इज अ विंडो ऑफ डिजीज। तो ठीक है, तो डायबिटीज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको आपने क्वांटिफाई करना है, स्ट्रेटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि डायबिटीज को देखना है कि उसका एंड ऑर्गन डैमेज हुआ है या नहीं, तो आप कहेंगे कि भाई मैं देखूंगा कि इसके अंदर नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, यानी कि माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, तो आपने उसको देखना है, एको करवा के देखना है कि उसका कार्डियक फेलियर है या नहीं। उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आपको पता चल गया कि उसके अंदर कोई हार्ट फेलियर के चांसेस हैं, सिम्टम्स हैं या नहीं, ठीक है। और आपने एको करवाया, फंक्शनल कैपेसिटी देखी उसकी, तो ये तरतीब आपकी इस तरह की होनी चाहिए। ईसीजी आपने करवाई, चेस्ट एक्सरे करवाया, तो आपको चीजों को तरतीब से बताना है। तो तरतीब से बताने का आपको ये फायदा होगा कि आपसे कोई चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। यही इसी चीज की ही हम प्रैक्टिस करते रहे, बाकी आता तो सबको है। अच्छा, ये हो गया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, यानी कि मैं मतलब लाइक कि डिजीज रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड, क्या नाम है उसका, इवैल्यूएशन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन या इवैल्यूएशन, और सर्जरी रिलेटेड, तो आपने इस तरीके से बताना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको बताया ना अप्लाइड बेसिक्स में, तो आम तौर पे देखें जो भी आप पढ़े वो इक्विपमेंट, ये जूनियर्स भी ये जो बात सुने उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो अभी से पढ़ें इस तरीके से कि कोई भी इक्विपमेंट है तो उसका पहला होगा कि उसका यूज क्या होता है, उसके बाद होगा कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल के बाद उसके बाद उसको कैसे यूज किया जाता है। उसके अंदर कोई ग्राफ हो सकता है, कोई फाइंडिंग हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कि ये जनरलाइज हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल से आपको ये पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या चीज किस क्या बेस होती है, और एमसीक्यूज भी इन्हीं में से किसी बेस के ऊपर वो बनाते हैं। अगर स्कैवेंजिंग के बारे में क्वेश्चन है तो या तो स्कैवेंजिंग के यूजेस पे होगा, या स्कैवेंजिंग अगर ना करें तो क्या होगा, स्कैवेंजिंग की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, स्कैवेंजिंग का जो है वो डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मॉनिटरिंग के रेफरेंस से भी यही है कि कोई स्ट्रक्चर होगा उसका, यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है कि जी ऑक्सीमेट्री है और प्लेथिस्मोग्राफी है, ठीक है ना। तो उससे आपको उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल आपने बता दिया कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीमेट्री होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट लाइट अब्सॉर्ब करती हैं, और प्लेथिस्मोग्राफी का होता है प्रिंसिपल, उसमें बियर लैम्बर्ट लॉ होता है प्लेथिस्मो इसमें ऑक्सीमेट्री में, ठीक है। तो ये तरतीब होती है। तो आपसे कोई ना कोई एक इक्विपमेंट आप लिस्ट बना लें, जब आप टिक करें तो आपको टिक टिक करके आपको पता होनी चाहिए, स्कैवेंजिंग, वेपोराइजर, ह्यूमिडिफिकेशन, डिफिब्रिलेटर, सक्शन, वैक्यूम, ऑक्सीजन सेफ्टी सिस्टम, जो है हमने एक दफा बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन थेरेपी जो है उसके बारे में, कि तरतीब से कि किस किस तरह से ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है, किस किस तरीके से थिएटर में ऑक्सीजन आती है, उसके अंदर सेफ्टी सिस्टम क्या क्या होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सिलेंडर से रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम आ जाएंगे, सेंट्रल सप्लाई से रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम आ जाएंगे, एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो रेगुलेटर्स होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन एनालाइजर आ जाएगा, उसके बाद रिची विसल आ जाएगी, जो रोटामीटर के अंदर प्रॉपर्टीज है वो आ जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आगे आपका सर्किट के एयरवे प्रेशर्स हैं और ये सारी चीजें आपके कहाँ पे वो शट डाउन हो जाती है, किस तरीके से जो है आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। तो ये एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरतीब से आपने प्रिपेयर करना है, और आंसर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछना है। वो एचएमई फिल्टर है तो एचएमई फिल्टर का पूछेंगे कि क्या उसका काम कैसे करता है एचएमई फिल्टर, एचएमई फिल्टर में कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है। एचएमई फिल्टर का क्या एडवांटेजेस होते हैं, एचएमई फिल्टर लगाते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होते हैं, सर्किट हैवी हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। बच्चों में स्पॉन्टेनियस पे अगर आप करवा रहे हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वर्क ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, ये इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो ये तरतीब हो गई एक इस पैटर्न के क्वेश्चन की। कॉम्प्लिकेशन का हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपकी जो है वो उसमें आपने कॉल फॉर हेल्प, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की अप्रोच, मेक श्योर पेशेंट्स एयरवे सिक्योर, पेशेंट इज ब्रीदिंग वेल,
if patient conscious level is deteriorated or airway is collapsing, we will make sure patient has patent airway by securing by even वो हो सकता है तरतीब, आप चाहे वो आपका एयरवे हो, चाहे वो नेसोफेरिंजियल एयरवे हो, चाहे ओरोफेरिंजियल एयरवे हो, चाहे एलएमए हो, चाहे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, आपने सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रीदिंग हो गई, फिर उसके बाद सर्कुलेशन हो गई, कि आपने कहना है कि आई वाइट बोर्ड आईवी कैनुलास करेंगे और उसको आके और जुमला एक बोल दे, रिससिटेशन इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, और उसमें आपकी तरतीब भी होनी चाहिए कि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ये होती है कॉल फॉर हेल्प, आपने बोलना है, सर्जन को इन्फॉर्म करने वाली बात है। अगर कोई एनाफिलैक्सिस कोई वाली चीज है तो आपने स्टॉप द ट्रिगरिंग फैक्टर कर दिया, दवाई आपने रोक दी अगर कोई एंटीबायोटिक लग रही थी या ब्लड लग रहा था, ठीक है। तो ये तरतीब होती है, और उसके अंदर आप बाकी चीजें जो उससे रिलेटेड हैं आपने उनको कवर करना है। कॉम्प्लिकेशन 1 या 2 जरूर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी तैयारी को फोकस करना है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उसको पहले आप थोड़ा सा सोचें और फिर बोले, ठीक है। ये टेबल वाइवे के बारे में कुछ बात है। अच्छा, एक कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है प्लीज। जी, सारा, खुरम, बिलाल आप वाइवे वाले बिलाल हो? खामोश, बिलाल खामोश। सर मुझे पूछना था कि लाइक एक सिनेरियो के लिए आपके पास कितना टाइम होगा? 5 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे? नहीं होते। देखिए मेरी एक बात सुनिए, जो टेबल वाइवा होते हैं ना, वो 25-25 मिनट के 2 टेबल्स होते हैं और 25-25 मिनट की 2 टेबल्स होती है, यानी कि 25-25 मिनट के 4 टेबल्स होते हैं, यानी कि, और उसके अंदर जो है वो आपसे एक जो एग्जामिनर है वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछेगा, 3 क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछेगा, 15-15 मिनट के। अगर आप सॉरी मतलब टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे एक यूजुअली, एक टेबल मतलब एक 25 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो वो, लेकिन ना वो मैं आपको बताऊं, वो ये क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने गैर जरूरी बातें नहीं करनी। जब आप ये जुमला बोलते हैं ना आई विल टेक हिस्ट्री, तो वो आई विल टेक हिस्ट्री में आपने कितने सेकंड जाया कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से देखें, ये मैं जो जूनियर्स हैं, हसाम हैं, आप हैं, मुइजा, पता नहीं आप कौन से ईयर में, तो आपको मैं ये बता ही रहा हूँ कि आपको ये बातें इरेलीवेंट लग रही होंगी कि हम तो कोई टॉपिक तो हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन ये वो चीजें हैं कि जो आपको पहले दिन से अगर समझ आ जाए तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान है। हम लोग 80% चीजें फजूल पढ़ते हैं। सारा मुझे एक ईमानदारी से मुझे बताओ कि जो किताबें पढ़ी थी उनमें से कितनी बातें इसके अंदर अप्लाई होती? बहुत थोड़ी। यकीन करो, मतलब मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि आपका जो सर सेफ्टी। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी। जब आप एक टेबल पे बैठे होते हैं तो उसके 2 एग्जामिनर होते हैं उस पे बैठे हुए, तो जब आप से एक एग्जामिनर सवाल कर रहा होता है ना, तो मार्क दोनों दूसरा बड़ा कीनली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू आंसर द क्वेश्चंस, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ जी, वो इसके अंदर मैं अभी बात बताने लगा था कि यू शुड बी ड्रेस्ड अप नाइसली, ठीक है। और उसके बाद ये कि आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपने आई कांटेक्ट के साथ एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। अगर सवाल नहीं भी आता ना तो भी यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी के साथ ना मैं, क्योंकि ये रेलेवेंस थोड़ी सी इस तरह की है कि मैं जूनियर्स को भी कुछ अटेंड करना चाह रहा हूँ, एक इसी से यहीं पे अब एक बात हम जनरल बात करेंगे कि एक आईसीयू का एक पेशेंट है, ठीक है। ये बाय द वे आप लोगों से ये टेबल वाइवे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मेरे से ये एफसीपीएस के टेबल वाइवे में सवाल पूछा था कि आईसीयू में एक पेशेंट है, ठीक है, हाउ विल यू evaluate the cardiovascular status of the patient? हैरान हो रहे हैं ना, ये किसी किताब में लिखा हुआ है ये सब क्वेश्चन। एक आईसीयू के अंदर पेशेंट है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, ठीक है, यानी कि आप क्रॉनिक पेशेंट जो होते हैं ना, जिनके मल्टीपल जिनके अंदर डिजीजेस होती है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू evaluate the cardiovascular status of the patient, how will you do it? Yes. सर अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हम उसके अटेंडेंस हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और अटेंडेंस से उसकी फंक्शनल क्लास पूछेंगे और उसकी प्रीवियस कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है
या इस कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज है वो पूछेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे। कोई पेशेंट के लिए लाइक अगर फेलियर के साइंस होते हैं कि पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है तो उसको एडेमा होता है, जेवीपी रेज्ड होगी, ऑस्कल्टेशन में आपको थर्ड आउट फ्लूइड ओवरलोड में अगर पल्मो एडेमा मिल सकता है। पल्स में क्या मिलेगा? आप डायरेक्ट पल्स को पल्स बाईपास में कर दिए। ओके जी, ओके जी जी बिल्कुल। पल्स में आपको एआर है अगर तो कोलैप्सिंग पल्स मिल सकती है, रेट रिदम इररेगुलर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड मैं आपकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सही बोल रही हो, आप गलत, आपने वो एआर के बारे में गलत नहीं बताया, लेकिन आप ये बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि एआर में क्या फाइंडिंग होगी, उन्होंने पूछा है? आप उनसे ये बोलेंगे कि ही विल सी, नहीं पल्स, आप उसको ये कहेंगे कि यू विल फील द पल्स, और जब आप टच करेंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर है और बॉडी का जो लुक है वो आपको बताएगा कि कार्डियोवास्कुलर स्टेटस उसका कैसा है। लाइक उसकी अगर कोल्ड है, क्लैमी है, फीबल पल्स है, तो वो उसका मतलब होगा कि ये इसका लो कार्डिक आउटपुट है। ठीक है, पल्स वॉल्यूम देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, पल्स का रेगुलरिटी देखेंगे जी। एनी डिले सर इसको हम कॉन्सेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे आईसीयू के बेड पे? इजंट इट इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट इट फ्रॉम टेकिंग कंसेंट? और नहीं खुरम, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली देखें इन विजुअल सेंस इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन हाँ वहां पर एग्जाम के अंदर कई दफा आप इन चीजों को बाईपास कर सकते हैं। टॉक्स के अंदर ये बात आए तो वहां पर इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी। यहाँ पर उस क्वेश्चन के आप थीम को नहीं समझ रहे, ये इसके अंदर हिस्ट्री से ज्यादा उस वक्त स्टेटस को आपने इवेलुएट करना है ना। मतलब लाइक इसमें कंसेंट से मुराद आपका आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है वो तो कंसेंटेड ही है ना। आईसीयू में वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है वो, उससे आप कैसे कंसेंट लेंगे? समझ आई बात? ये गैर जरूरी बात हो गई। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आईसीयू में वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है ना वो उसके अंदर यू नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं ये, इसके अलावा भी आपके पास इतना मार्जिन है कि आपको ये बोलते हुए आपको टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, आप उसका जनरल लुक आपने देखा पेशेंट का, जनरल लुक, उसके बाद आपने देखा कि उसकी पल्स ये, और आपने एक और साथ ही बोल देना है कि जो उसके अंदर कोई आइनोट्रोप वेसोप्रेसर्स तो नहीं चल रहे। जी सर, क्लिनिकली अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करेंगे क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। आपने आपका यहाँ तक खुरम अगर इतना बोल देना कि वी विल टेक द हिस्ट्री, ये कोई उसकी बेसलाइन कोई कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री है या नहीं, लेकिन आईसीयू के अंदर ये चीज सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि आईसीयू के अंदर अगर ASA1 पेशेंट भी अगर एक दफा उसको नमूनिया, कोविड में पेशेंट जो होते हैं उनको कोई बीमारियां होती हैं, उसमें देखो सिग्निफिकेंस होती है इनकी, नहीं होती है। ठीक है, एक किसी को नमूनिया फॉर एनी गुड रीजन हो गया है, इस तरह के पेशेंट आते हैं इनकेफ्लाइटिस के, यंग पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस के, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के, तो उसके अंदर ये चीज की इतनी वैल्यू नहीं रह जाती। समझ आई? तो वो ठीक है, फेयर एनफ, आपने बता दिया कि उसकी बेस लाइन को हिस्ट्री तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर, आप सस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की सपोर्ट के लिए आईसीयू के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ब्लड प्रेशर, गौर से मेरा क्वेश्चन सुनो, ब्लड प्रेशर की सपोर्ट के लिए आईसीयू में आप फ्लूइड्स दे सकते हैं, वेसोप्रेसर्स दे सकते हैं, लेग रेस कर सकते हैं। नहीं, और थोड़ा सा अंडरलाइन वॉल्यूम स्टेटस करेक्शन, और एक चीज होती है जिसको बलून कहते हैं, एओर्टिक बलून। ओ एग्जैक्टली, एओर्टिक इंट्रा। उसके बाद ब्लड, इवन हीमोडायनामिक को सपोर्ट करने के लिए क्या पेस मेकर हो सकता है आईसीयू में? हो सकता है सर। समझ आई? तो ये आपने बता देना है, ये मैंने शायद ब्लड प्रेशर गलत लफ्ज बोल दिया, हीमोडायनामिक सपोर्ट के लिए कह रहे कि आईसीयू के अंदर हीमोडायनामिक सपोर्ट के लिए पेशेंट के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आपने बता दिया, फ्लूइड चल रहे होंगे, उसको आइनोट्रोप चल रहे होंगे, वेसोप्रेसर चल रहे होंगे, यस ठीक है। उसके बाद जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस अगर है तो उसको जो आप करेक्शन कर रहे हैं वो भी सपोर्ट कर रहा है उसको। समझ आई? हो सकता है किसी को मैग्नीशियम थेरेपी चल रही हो, या किसी को कैल्शियम थेरेपी चल रही हो, किसी को कोई एंटी एरिथमिक्स चल रहे हो, एंड इट कैन बी एनीथिंग ना, उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी जरूरत होगी ना। उसके बाद कोई जो मैकेनिकल चीजें हैं उसके अंदर कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस हो सकती है, पेस मेकर हो सकता है, एओर्टिक बलून हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब आपने जो कुछ रह गई हैं चीजें वो आपने उसमें आप बता देंगे, लाइक उसके अंदर ईसीजी है, उसके अंदर जो है आपका कार्डिक आउटपुट मॉनिटर। ठीक है, तो ये उसकी इको भी कर सकते हैं, बेड साइड इको कार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, टी ट्रांस इसोफेजियल एको। ठीक है,
बेड साइड एको इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसथोरेसिक और ट्रांस इसोफेजियल, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसका कार्डियोवास्कुलर स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, एग्जामिनेशन में आप लोगों ने एडिमा बोला है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो गई, इवन अगर उसको अगर वार्म भी है, वार्म पेरिफेरीज है, तो वो सेप्टिक शॉक में भी हो सकता है, ठीक है। तो वेजोप्रेसर, आइनोट्रोप, एंटी रिदमिक्स और एनी मैकेनिकल थिंग्स, एनी पेसमेकर, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक। तो उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी तरीके से वो आपसे सर ये वेजोप्रेसर के साथ कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो कोई एंटी हाइपरटेंसिव भी चल सकती है? बिल्कुल, आई एम सॉरी, ये एस्पेक्ट को हमने देखा ही नहीं है। उसको हाइपरटेंशन, हमने एक तरफ चले गए, दूसरी तरफ भी जा सकते हैं आप उसमें। सर एनर्जीज सर एनर्जेटिक्स भी दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं असल में बेसिकली वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को एवेल्युएट करने का क्वेश्चन था मेरे से, तो वो उसमें मैंने सर मैं वो रिगार्डिंग हेमोडायनामिक्स बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर यही क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी अगर चेक करना हो, अब आपसे क्वेश्चन है खुरम, यही क्वेश्चन है कि हाउ विल यू एवेल्युएट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट। ये सर नॉर्मल आईसीयू में? आईसीयू में नहीं, आईसीयू की बात हो रही सर। चले नॉर्मल में बता दें, ये क्वेश्चन नॉर्मल में बता दें और वहां से फिर आईसीयू में ले जाओ। सर उसमें मीट एंड ग्रीट, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपको, अच्छा बाय द वे, ये आपके टोक्स का स्टेशन भी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। तो अगर हम कार्डियोवास्कुलर को ये एक दो बातें मैं उसमें मुकम्मल कर दूं, फिर आप रेस्पिरेटरी बताना कि ये जो मीट एंड ग्रीट और जनरल फिजिकल रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर या रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम आप जल्दी से कर लें, टाइम इतना नहीं होगा, आपने सिर्फ कहानी डाल देनी है, आपने उसका साइनोसिस देख लिया, आपने उसकी क्लबिंग देख ली, आपने उसकी पल्स देख ली, और उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है। उसमें आपने जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन और रेस्पिरेटरी, एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। इसके अंदर आपने कोई विजिबल पल्सेशन वगैरह देखा का नाम आपने ले लिया, परकशन होता है, आप हार्ट के बॉर्डर देखने के लिए भी कर सकते हैं, लिवर का देखने के लिए कर सकते हैं, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इसका भी आ सकता है। और ऑस्कल्टेशन होगी, ऑस्कल्टेशन में आप जो है वो मरमर देखेंगे और या एडिड साउंड्स हैं कोई भी, ठीक है। अब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आए, ये टोक्स का स्टेशन आता है, हाउ विल यू एग्जामिन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो जूनियर्स हैं, आपके लिए यही मैसेज है, आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों को बायवे के आते आते आप लोगों की इतनी हो चुकी होगी कि आपके लिए ये चीज कोई मैटर ही नहीं करती हो, आप तरतीब वही रखें, ठीक है जी। बताओ खुरम। सर इसमें इंट्रोडक्शन, मीट एंड ग्रीट और परमिशन लेंगे पेशेंट से कि मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ। उसके बाद सर उससे थोड़ी सी हिस्ट्री लेंगे अबाउट स्मोकिंग, और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैन आई एक्सपोज यू, एक प्रॉपर एक्सपोजर, प्रॉपर पोजीशनिंग का ख्याल करेंगे। उसके बाद उसका इंस्पेक्शन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को किस लेवल पे चेक करना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे। और अब आपने अगर रेस्पिरेटरी में एग्जाम आप एक्सपोज करने से पहले ही कुछ चीजें नहीं आप देख सकते जो आपने बतानी है जरूर सर? कोई साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेरिफेरल, जी सर, पेरिफेरल साइनोसिस, क्लबिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारी चीजें। यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, सुप्राक्लैविकुलर सेशन, और आगे वो डिस्टेंडेड नेक वेन्स, नेजर फ्लेयरिंग, ठीक है, नेजर फ्लेयरिंग, और जनरल एंजाइटी, एंशियस लुक, स्वेटिंग, ये सारे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा ना। तो अगर सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट में टैकीकार्डिया भी हो रहा होता है, ठीक है, टैकीकार्डिया भी हो रहा होता है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन कर ली, इंस्पेक्शन में आपने क्या क्या बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसके अलावा कोई चीज मिस तो नहीं कर दी हमने?
नहीं सर, इसमें इंस्पेक्शन में बस यही है सर। कुछ वो वेन्स के बारे में मैं आई फॉरगॉट द टर्म, वो चेस्ट के ऊपर स्पाइडर निवाई या क्या उसे कहते हैं सर? हाँ जी, आइसबर्ग स्पाइडर निवाई होती है जी, वो हो गई। और इसके अलावा वो नजर आ सकती है। उसके बाद आप शेप ऑफ चेस्ट बता सकते हैं। शेप ऑफ चेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेप ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन से आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर वो सीओपीडीआर है तो उसके अंदर बैरल शेप की चेस्ट होगी। हाँ, यूज ऑफ इनहेलर हो गया, ये मेडिसिन तो वो तो अलग हो गया ना, वो एक अलग उसके इवैल्यूएशन में कि उसको कोई रिस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, कि क्या उसकी सिवियरिटी होती है, कैसे रिलीव होती है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर उसको कोई रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी है तो, ठीक है। can figure out if patient have had any surgeries in thoracic region. इंस्पेक्शन हो गई। उसके बाद एग्जामिनेशन में क्या करेंगे जी? प्रीवियस सर्जरी एग्जामिनेशन में पल्पेशन करेंगे, पल्पेट करेंगे पहले आगे से और वन साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, फिर पीछे से राइट साइड अगेन, राइट साइड और लेफ्ट साइड। परकशन सर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एपेक्स। एक सेकंड। पैल्पेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने नहीं बताई पैल्पेट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर वही पल्स चेक करेंगे? नहीं जी, नेक को भी करेंगे और नया ट्रेकिया डेविएशन, ठीक है। ट्रेकियल डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी सर। ये नॉचेस देखेंगे, सुप्रास्टर्नल नॉच। हाँ जी, और ठीक है। अच्छा, उसके बाद परकशन में क्या देखेंगे सर? उसके बाद परकशन में क्या क्या पता लग सकता है? व्हाट फाइंडिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम परकशन? सर बेसिकली साउंड्स चेक करते हैं इफ दे आर हाइपर मतलब रेजोनेंट। आप चले, मैं रीफ्रेज करता हूँ कि परकशन से आपको कौन कौन सी कंडीशंस का पता चल सकता है? सर इसमें हमें निमोथोरेक्स का पता चल सकता है, और हीमोथोरेक्स का पता चल सकता है। हीमोथोरेक्स का नहीं पता चलेगा। हीमोथोरेक्स का कैसे पता चलेगा? फाइब्रोटिक लीजन्स। ओके, प्लूरल एफ्यूजन। फाइब्रोटिक लीजन का परकशन से कैसे पता चलेगा? फाइब्रोटिक लीजन सर डलनेस होती है। हाँ, लेकिन सर न्यूमोथोरेक्स में हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट नहीं होता? हाइपर जी रेजोनेंट जी। और परकशन इसके अंदर फोकस आप न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। बाकी चीजों को इतना ज्यादा आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? परकस तो फिर भी रेजोनेंट ही होगा ना, न्यूमोथोरेक्स के अंदर ज्यादा होगा। ये इसके अंदर दो ही चीजें हैं आम वैसे, और एक वो जो करते हैं वोकल फ्रेमिटस, एक फ्रेमिटस होता है, एक रेजोनेंस होता है। स्टेथोस्कोप से कौन सा होता है? सर वोकल फ्रेमिटस, वोकल रेजोनेंस। स्टेथोस्कोप से जो करते हैं वो वोकल फ्रेमिटस होता है, वोकल रेजोनेंस होता है। वोकल रेजोनेंस होता है मेरे ख्याल स्टेथोस्कोप से, और जो परकशन से करते हैं ना वो कहते हैं ना 1 1 1 2 2 2 1 2 3, इस तरह करके कोई भी लफ्ज जो आप इक्वल करते हैं, तो वो जो आपको जी सर, बिल्कुल उसकी जो वो फ्रेमिटस होता है। हाँ जी, वो फ्रेमिटस होता है। और अगर वही चीज आप स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं तो उसको रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक जहन में रखें कि जो आपने फ्रंट से एग्जामिनेशन करना है वो आप पहले कर लें, फिर आप उसको आराम से बिठाएं, और बैक से जो चीजें करनी है वो बैक से कर लें, ठीक है। तो बैक और फ्रंट पे आपने मीडियल सेंटर से लेटरल आपने बाहर की तरफ जाना होता है, और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। आप इस तरह जब आप एक्सप्लेन भी करेंगे तो आप इसी तरीके से बताएंगे। आप लिवर के बॉर्डर को परकस करेंगे और आप हार्ट को परकस करेंगे, मतलब आपको हार्ट का जो है वो आपको उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जब बैक का एग्जामिन करना है तो आपने एडिमा के बारे में जरूर बताना है। वैसे जो लॉन्ग केस के रेफरेंस है या आप लोगों को जर्नली जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपने उसके बारे में भी बताना है, वो जो है ना स्पाइन। बैक से स्कलियोसिस भी देखेंगे। जी, स्कोलियोसिस स्पाइन वो बोल दिया ना मैंने, स्पाइन के एग्जामिनेशन में सारी, जी जी सर। ठीक है। तो ये है इसमें ना, मतलब लाइक ये कि ये आपके समझ ले कि हम लोगों ने बातों बातों में सर ऑस्कल्टेशन के पॉइंट्स क्या क्या होंगे एपेक्स पे और मतलब बेसिस पे कहां? एपेक्स पे मिड में और बैक लैटरल, ठीक है। क्योंकि वो इधर लिवर आ जाएगा, इधर हार्ट आ जाएगा, तो उन दोनों को आपने अप्रिशिएट करना है। वो आपने परकस करके अपर बॉर्डर को पहले मार्क कर लिया, ठीक है।
तो अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक चीज भूल गए थे, वो थी ब्रूई। ठीक है, ब्रूई भी होती है, जो थायराइड की ब्रूई होती है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ सकता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम आ सकता है, आपको एयरवे का ब्रूई में कैसा साउंड आएगा? वो पल्स लाइक ही आएगा सर साउंड? सॉरी बेल से करेंगे सर? जी खुरम। सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये इंस्पेक्शन में नहीं आएगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आएगा सारा? यार अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुराद आपका एयरवे है। एयरवे जी सर। यूजुअली सेपरेट। ठीक है, आप जनरल जी, जी। फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे आप बता सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे देखो इतना टाइम ही नहीं होगा ना। आप खुद सोचो, आप एयरवे का एग्जामिनेशन और ये आपको दोनों कमांड्स एक साथ नहीं मिलेंगी। या आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिखा होगा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा होगा, या एयरवे लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सर बात। एक दफा एयरवे एग्जामिनेशन का भी बता दें, कौन कौन से एग्जामिनेशन करने हैं? ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे? एयरवे, हाँ एयरवे देखें, एयरवे में भी हिस्ट्री, देन एग्जामिनेशन, देन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उसमें आपने हिस्ट्री में एयरवे से रिलेटेड आपने नेजल ब्लॉकेट की हिस्ट्री, नेजल हेमाटम इसकी एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हिस्ट्री, नेक की मोबिलिटी का मसला, हॉर्सनेस या डिस्फेजिया की हिस्ट्री। ठीक है, और गर्ड, हाँ गर्ड भी आ जाए, रिफ्लक्स डिजीज, और कोई हिस्ट्री प्रीवियस रेडिएशंस की हिस्ट्री, अच्छा, नेक उस रेडिएशंस। नेक रेडिएशन की हिस्ट्री, कोई लूज टूथ की हिस्ट्री। ठीक है, लूज टूथ की हिस्ट्री, प्रीवियस एनेस्थीसिया के अंदर कोई एयरवे से रिलेटेड हिस्ट्री। ठीक है, और ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें, मैं आपको बताऊं, इसको अगर आप एक दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ना, कुछ डिस्टेंसेस होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, और कुछ ज्वाइंट्स होते हैं। तो आप इनको अलग अलग अगर देखेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे कुछ चीज। जब आपने मुंह खुलवा के देखें, कुछ देखें आपने माउथ से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, जो आपने माउथ ओपनिंग करवाई है, उसी वहां पर आपको दो तीन चीजें आपने देखनी होंगी। मालम पट्टी आपने देख लिया, ठीक है, आपने डेंटल हाइजीन, आपने ओरल हाइजीन देख ली, कोई लूज टूथ है वो देख लिया, कोई आपको उसमें कोई डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, कोई कोई अगर क्लेफ्ट पैलेट है, कोई भी अगर क्या नाम है उसका, ओरल डिफॉर्मिटी है, तो वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, और टंग का साइज पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये ओपनिंग्स में ओपन करवा के होगी। तो इसी के साथ आपकी, अब आपने कुछ ज्वाइंट्स देखने, तो यहाँ पे एक टीएम ज्वाइंट की मूवमेंट है, और एक आपकी जो एटलांटो एक्सियल जो आपके नेक के ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, वो आपने मूवमेंट देख ली। उसके बाद आपके कुछ डिस्टेंसेस हैं। डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? थायरोमेंटल और स्टर्नोमेंटल, थायोमेंटल, स्टर्नोमेंटल और थायरोमेंटल। और तो उसके अंदर आपको पता होने चाहिए इनके टेस्ट के नाम और इनकी सेंसिटिविटी, खास तौर पे जो अगर से अभी से आप लोग ये एग्जामिनेशन में इस तरीके से तरतीब से हिस्ट्री ले लें, आप यकीन करें कोई 10-15 दफा वाइवे में 10-15 दफा पेशेंट से पूछ लें इस तरीके से, आपको कभी भी नहीं भूलना। नेक सर्कमफेरेंस अमूमन भूल जाते हैं लोग। नेक सर्कमफेरेंस इंपॉर्टेंट है, नेक सर्कमफेरेंस इंपॉर्टेंट है, ये थायरोमेंटल था, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रह गया अपर लिप बाइट टेस्ट। ठीक है, अपर लिप बाइट टेस्ट और जॉ प्रोटोमी। ठीक है, और इसी के जरिए आप बना लें विल्सन स्कोर, इसी के जरिए आप बना लें लेमन लॉ, इसी के जरिए आप जो जो प्रिडिक्टर्स हैं वो आप निकाल लें कि व्हाट आर डिफिकल्ट इंटुबेशन के प्रिडिक्टर्स, व्हाट आर डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन के प्रिडिक्टर्स। ठीक है, और व्हाट आर डिफरेंट लेरिंगोस्कोपी के प्रिडिक्टर्स। ये थोड़ा सा इसके अंदर चीजें डिफरेंट आ जाती हैं। ठीक है, अगर उसकी कोई टीएम जॉइंट की एनकाइलोसिस है तो उसमें अगर अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन है तो आप नेक को ज्यादा मूव नहीं कर सकते। हेड इंजरी का पेशेंट है, उसके अंदर आपने मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन करनी है। तो ये तरीका कार है इस चीज का। तो टोक्स के हमने एबीजीज, एक्सरे, ईसीजी, काउंसलिंग, कॉम्प्लिकेशंस, और ये हमने एग्जामिनेशन का भी कर लिया। तो यही टोक्स है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ है मॉनिटरिंग से रिलेटेड, तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपको पल्स ऑक्सीमीटर पे आ सकता है, ये क्या नाम है इसका, एंड टाइडल पे आ सकता है, न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग पे आ सकता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आई थिंक मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे दूं, तो इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह हम जरूर जो हमारा एयरवे का जो रह गया था ना ईएनटी का एनेस्थीसिया हम कल मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।